आज हम साख निर्माण का अध्ययन करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन क्या है और क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, बैंक इसमें क्या रोल अदा करते हैं, क्रेडिट कहते किसे हैं और उसका निर्माण क्या है। क्रेडिट का जो निर्माण है, साख का जो निर्माण है, उससे संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं भी हैं। जैसे साख निर्माण की प्रक्रिया क्या है, साख निर्माण बैंक कैसे करते हैं, बैंकों के पास कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा बैंक साख का निर्माण कर सकते हैं। साख का निर्माण है कि मांग जमाओं से बैंक अपनी देनदारियां, अपने लोन्स, अपनी लेनदारियां, अपने लोन्स वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं और इस प्रकार बैंकों की जो लेनदारियां हैं, यानी कि जो क्रेडिट जो किया है लोगों के ऊपर, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कितने गुना बढ़ती है, उतनी ही ज़्यादा, जितने ज़्यादा गुना बढ़ती है उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन का होता है। क्रेडिट क्रिएशन आप के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उससे पहले कुछ बातें हैं कि बैंक क्या करते हैं। बैंकों के अंदर कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो साख निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहाँ बैंक का मतलब कॉमर्शियल बैंक हैं। कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक हैं? कॉमर्शियल बैंक वो बैंक हैं जो पैसे में वाणिज्य करते हैं। वाणिज्य का मतलब है कि पैसे से पैसा कमाते हैं। वो लोन्स एडवांस यानी कि लोन देते हैं पब्लिक के अंदर और उसके ऊपर वो ब्याज अर्न करते हैं। इसलिए वो उसको हम कहते हैं कि कॉमर्स इन मनी, कि मनी के अंदर वो व्यापार करते हैं, कॉमर्स करते हैं, इसलिए उनको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। उनका कॉमर्स ही मनी, ब्याज पर दे के धन कमाना है। तो ब्याज पर बैंकों के पास पैसा आता कैसे है, कैसे वो ब्याज के लिए राशि जुटाते हैं, ब्याज पर देने के लिए राशि जुटाते हैं। तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो क्रेडिट क्रिएशन के अंदर काम आती हैं। जैसे बैंक के अंदर खाते खोले जाते हैं जो कमर्शियल बैंक हैं उनके अंदर, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, जो देना बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये जितने भी बैंक हैं, या HDFC, ये सो मैनी टाइप्स ऑफ बैंक हैं। जो कमर्शियल बैंक कौन से बैंक हैं? जो डिपॉजिट स्वीकार करते हैं और लोन देते हैं और ब्याज के ऊपर लोन देते हैं और उनका मकसद पैसे से पैसा कमाना है, यानी कि लोन ब्याज कमाते हैं वो, और उस ब्याज से वो अपनी पूंजी बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार जो बैंकों के अंदर पैसा आता है वो मांग जमा से आता है। मांग जमा कौन सी जमा होती है, एक एक करके मैं बता देता हूँ। मांग जमा का मतलब है जो जमा हम करते हैं पैसा, अपनी बचत का पैसा, जिसको हम बैंक में जमा कर देते हैं अपने भविष्य के लिए, और उसको हम कभी भी ड्रा कर सकते हैं, ड्रा ऑन डिमांड, यानी कि मुझे ज़रूरत पड़ गई अब, तो मैं अभी जाके बैंक से पैसा मांग सकता हूँ। इसको मांग जमा कहते हैं। मांग जमा किसी भी समय बैंक में जाके ली जा सकती है, तो इनको हम मांग जमा कहते हैं। मांग जमा से पैसा निकलवाने की विधि है भाई, आप स्लिप भर के भी निकलवा सकते हैं और आप चेक डाल के भी निकलवा सकते हैं। आप किसी को उस चेक, किसी अन्य व्यक्ति के नाम चेक काट के अपनी चेक बुक से, और आप किसी को लोन भी दे सकते हैं, आप किसी को उधार भी दे सकते हैं, तो वो पैसा बैंक से निकल जाएगा। तो इस प्रकार की जो जमाएं हैं वो बैंक की देनदारियां हैं, यानी कि बैंक को उन पैसों को वापस देने के लिए कंपेल्ड है, मजबूर है, देना पड़ेगा, किसी का पैसा है। फिर उसके बाद है आपका जो बैंक
जमा के बाद जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट्स, वो दो प्रकार की हैं, प्राथमिक अथवा नकद जमा। यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स दो प्रकार के हैं। डिमांड डिपॉजिट्स एक तो प्राथमिक है, प्राइमरी डिपॉजिट, एक है सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट कौन से होते हैं और सेकेंडरी डिपॉजिट कौन से होते हैं, यानी कि प्राथमिक जमाएं कौन सी हैं और सेकेंडरी जमाएं कौन सी हैं। प्राइमरी जमाएं वो जमाएं हैं जो पब्लिक, आम आदमी, जो बैंक का कस्टमर है, वो अपनी सरप्लस इनकम जो है उसको वो बैंक में जमा करवाता है, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। और सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट है कि बैंक है वो किसी को लोन देता है। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, बैंक ने आपको 3 लाख रुपए लोन दे दी और वो लोन आपके खाते में जमा, आपका अकाउंट जो सेविंग अकाउंट खोलेगा बैंक और उसके अंदर वो 3 लाख रुपए जमा कर देगा। यानी कि और उस 3 लाख रुपए को आप निकाल के पेमेंट कर सकते हैं कार लेने के लिए। तो इस प्रकार की जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक की जमाएं हैं, वो भी सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी कहते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट्स यानी कि इनको गौण जमाएं भी कहते हैं। तो इन डिपॉजिट्स को फिर जो पैसा है तो गौण जमाएं हैं वो कैसे क्रेडिट क्रिएशन करती हैं कि हम उस पैसे को लेके, हमने कार ली और कार वाले ने वो पैसा एज प्राइमरी डिपॉजिट बैंक में फिर से जमा कर दिया और बैंक उस पैसे को प्राइमरी डिपॉजिट मान के फिर उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख के फिर लोन दे देता है किसी अन्य व्यक्ति को। तो इस प्रकार जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो गौण जमाएं हैं, यानी कि जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं, वो भी क्रेडिट क्रिएशन में काम आते हैं। दूसरी बात है कि बैंकों के पास अन्य पैसा कहाँ से आता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। बैंक के पास जमाएं लोगों की आमदनी का जो अनयूज्ड हिस्सा है, यानी कि सरप्लस मनी है, एक तो वो आया। दूसरा, बैंक ने अपनी ही जो जमा राशि है उसमें से किसी को लोन दिया तो किसी को पेमेंट की तो वो राशि फिर से वापस बैंक में आ गई और उसको वो फ्रेश डिपॉजिट बन के आ गई, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट बन के आ गई। तो उससे भी क्रेडिट क्रिएशन होगा, लोन होगा। दूसरी बात क्या है कि बैंक जितना पैसा बैंकों के पास आता है उसमें से कुछ हिस्सा बैंक नकद रूप में रख लेता है और बाकी हिस्सा लोन के रूप में देता है। तो वो नकद रखा जाने वाला जो हिस्सा है वो लोगों का बैंकिंग में विश्वास बनाए रखने के लिए पैसा है। जब अगर लोग बैंक से पैसा वापस लेने आते हैं तो उस पैसे में से लोगों का भुगतान किया जा सकता है। और बैंक इस अवधारणा पर काम करता है कि एक बार में सभी लोग पैसा वापस लेने नहीं आएंगे, इसलिए वो हर प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा, यानी कि वो परसेंटेज है, और वो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जैसे भाई वो 10%, 5%, 4%, आज के दिन वो 4%, 4.5%, CRR शायद वो 4.5% है। तो इसको नकद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात को समझिए। नकद जमाएं जितनी आई, मान लीजिए 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये में से 10 रुपये बैंक अपने पास नकदी के रूप में रख लेगा और 90 रुपये बैंक लोन के लिए तैयार कर देगा। तो ये नकद, इसको हम नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। जितनी जमाएं आती हैं उसका कुछ हिस्सा नकदी के रूप में रखा जाता है, बाकी जो मनी है उसको जो बैंक है वो लोन पर उठा देता है। तो इसको हम नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो नकद आरक्षित अनुपात के ऊपर भी निर्भर करती है। दूसरी बात है जो फालतू कोष है बैंकों के पास, एक्सेस मनी।
एक्सेस मनी का मतलब ये है कि जो बैंकों के पास जो नकद आरक्षित अनुपात से अधिक जो राशि है, अत्यधिक जो मनी है, 10% रखा था, फिर भी सारा जो पैसा है वो लोन पर नहीं गया, जो और प्रकार के जो फंड्स हैं वो इकट्ठे हो गए और उसको हम एक्सेस रिजर्व्स कहते हैं। यानी कि जो राशि लोन पर नहीं दी गई, मोर ओवर एंड अबव जो कैश रिजर्व रेशियो है, नकद का अनुपात है, नकद कोषानुपात है, जिसको हम कहते हैं नकद कोषा आरक्षित अनुपात, CRR कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम कहते हैं। यानी कि 100 रुपये में से जो 10 रुपये रख लिए थे और 90 रुपये लोन के लिए रख दिए थे, उसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसके अलावा भी बैंकों के पास पैसा है, उसको हम एक्सेस रिजर्व्स कहते हैं। और ये एक्सेस रिजर्व्स भी लोन देने का एक प्रकार से साधन है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोन चढ़ाना पब्लिक को बैंकों के द्वारा, उसको हम क्रेडिट क्रिएशन, उसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। क्रेडिट का मतलब जो उधारी चढ़ा दी है बैंकों ने, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, क्रेडिट का मतलब जो उधारी चढ़ा दी है लोगों ने, जितने लोगों ने ज़्यादा लोन लिया उतनी ही ज़्यादा क्रेडिट का निर्माण हो गया। अब फिर जो क्रेडिट क्रिएशन है उसके ऊपर एक और तत्व है जो प्रभाव डालता है, वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है कि बैंक के पास जो मनी आता है उस से बैंक कितने गुना क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि बैंक है वो 100 रुपये आते हैं बैंक के पास, तो वो कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं, कई अनुपात हैं, जैसे CRR है, उसके आधार पर जो बैंक है वो कई गुना, यानी कि 100 रुपये से वो 1000 रुपये की अगर 10% कैश रिजर्व रखता है तो वो 1000 रुपये का लोन चढ़ा सकता है। कैसे वो बैंक 100 रुपये में से 900 रुपये का लोन और 100 रुपये वो अपने पास भी रख लेता है। यानी कि बैंक इस प्रकार क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। बैंक शाख का निर्माण क्या कैसे करते हैं, तो इसके लिए पीछे जो टूल्स हैं जो मैंने बताया, शाख निर्माण के अंदर जो चीज़ें जिनका उपयोग हो रहा है, जिन शब्दों का, वो हैं डिमांड डिपॉजिट्स, और डिमांड डिपॉजिट्स के बाद है आपका CRR नकद आरक्षित अनुपात, फिर जो एक्सेस रिजर्व्स हैं, और फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर है। क्रेडिट, ये सभी चीज़ें बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को प्रभावित करती हैं। मांग जमाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, एक बात। और जितनी ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगे उतनी ज़्यादा शाख का निर्माण होगा। फिर जितनी ज़्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगे शाख का निर्माण ज़्यादा होगा। कैश रिजर्व रेशियो है CRR जितना कम होगा उतना शाख का निर्माण ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना शाख का निर्माण कम होगा। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कैश रिजर्व रेशियो 10% रख लिया तो हमारे पास 10 रुपये कैश रखने पड़ेंगे और 90 रुपये उधार देने पड़ेंगे। 90 रुपये हम उधार दे सकते हैं। मान लीजिए इसको 20% कर दिया जाए तो हमारे पास उधार देने के लिए सिर्फ 80 रुपये बच गए। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमारी उधार देने की क्षमता है वो बैंक की वो कम हो जाएगी। तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये शाख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा नकद आरक्षित अनुपात है, एक्सेस रिजर्व हैं, वो जितने ज़्यादा होंगे तो बैंकों की लोन देने की क्षमता ज़्यादा होगी। और यानी कि लोन जहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसको ही आप क्रेडिट समझिए। क्रेडिट उधारी है, और जितना ज़्यादा एक्सेस रिजर्व होगा उतनी ही ज़्यादा लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसे हम, इसका भी क्रेडिट क्रिएशन से संबंध है। दूसरा शाख निर्माण गुणक जो क्रेडिट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर किस बात पर डिपेंड करता है? मल्टीप्लायर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। लोगों को उम्मीद है कि हम बैंक से उधार लेके हम बहुत ज़्यादा मात्रा में और कमा लेंगे, तो जितना ज़्यादा लोग लोन लेंगे, लोग बैंक
गौण जमाओं का निर्माण करेंगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि जो मल्टीपल इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। यानी कि जो जमाएँ हैं वो मान लीजिए 100 रुपये की आती हैं और मल्टीप्लायर 4 है तो 400 रुपये का लोन हो गया। वो मान लीजिए मल्टीप्लायर 6 गुना है तो 600 रुपये का हो गया। तो इस प्रकार जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कितने गुना असर करेगा। जैसे हम 10% लेते हैं तो मल्टीप्लायर 10% कैश रख लेते हैं तो उसका मतलब होता है डेल्टा डी बटे डेल्टा पी। प्राइमरी डिपॉजिट्स और कितने आए और उसमें से कितना हमने कैश रिजर्व रख लिया, तो 1/R हम इसको कह सकते हैं। 1/R का मतलब है कि जितना रिजर्व बैंक जमा करता है, नहीं कमर्शियल बैंकों में जितनी जमा आती है उसका कितने % हिस्सा कमर्शियल बैंक हैं वो अपने पास रखते हैं और कितना % हिस्सा वो दूसरे वो लोन के ऊपर दे देते हैं। तो इस प्रकार ये 4 चीज़ें हैं। इसको हम नकद को क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो 1/, कैश रिजर्व रेशो कह सकते हैं। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो का मतलब जैसे मान लीजिए 1/, कैश रिजर्व रेशो का मतलब 1/CRR। इसका मतलब है कैश CRR है, CRR कितना था मान लीजिए 10% था, 10% है ये, यानी कि इसको हम कह सकते 10/100। और हमने कहा मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो कितना होगा, मल्टीप्लायर होगा यानी कि इसको हम कहते हैं M, मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, उसको हम कहेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर कहेंगे हम 1/, कैश रिजर्व रेशो 1/CRR। इसका मतलब होगा 1/10/100। इसका मतलब होगा 1 गुना में 100/10, यानी कि 100/10 का मतलब 10, यानी कि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो 10 होगा। मान लीजिए CRR 20 कर दिया जाए तो 20 कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 20/100। 20/100 का मतलब क्या होगा 100/20 आ जाएगा, 25, यानी कि ये आंसर आएगा 5 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। यानी कि बैंक के अंदर 1000 रुपये जमा आए तो 5000 रुपये का लोन होगा। बैंक के अंदर 1 रुपया आया, 100 रुपया आया तो 500 रुपये का लोन होगा अगर 20% है। अगर 10% है तो बैंक के अंदर 100 रुपये आए तो 1000 रुपये का लोन हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रक्रिया को ही हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन की जो अगली शाख निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अगली उसमें हम बताएंगे। इससे पहले आपने 4 बातें याद करनी हैं कि बैंक क्रेडिट किसे कहते हैं, क्रेडिट का निर्माण क्या प्रक्रिया है। क्रेडिट का निर्माण का मतलब उधारी चढ़ाना बैंकों के द्वारा पब्लिक के अंदर। दूसरा भाई उसके टूल्स क्या हैं, उसके टूल्स हैं मांग जमाएँ। मांग जमाएँ कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं। नंबर 1 प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो लोग अपनी सरप्लस मनी से जमा करते हैं, जो लोगों का अपना पैसा है और बैंकों को जमा किया जाता है, वो बैंकों की एक बैंकों की लायबिलिटी है। और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, वो क्या है, यानी कि हमने किसी को पैसा दिया, हमने बैंक से लोन लिया और किसी को पैसा दिया और वो पैसा फिर वापस बैंक में आ गया, बैंक उसको फिर प्राइमरी डिपॉजिट मान लेता है। तो इस प्रकार जो और फिर वो पैसा बैंक ने फिर लोन दे दिया, फिर किसी ने कोई चीज़ खरीदी, फिर वो पैसा वापस बैंक में आ गया। तो इस प्रकार ये जो डिपॉजिट्स हैं ये दोनों प्रकार के डिपॉजिट क्रेडिट को बढ़ाते हैं। दूसरी बात हमने बताया कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है, जितनी जमाएँ आई उसमें से लोगों को
देने के लिए पैसा रखना है, उसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, यानी कि जितना कैश आया उसका कितने प्रतिशत आपने रिजर्व में रख लिया, ताकि कल कुछ लोग पैसा लेने भी आ जाए तो उनको पैसा दिया जा सके। और ये केंद्रीय बैंक की नियमानुसार कमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि भाई जो जो एक्सेस रिजर्व्स हैं बैंकों के पास, जो बैंकों के द्वारा दूसरे पैसे जो इनके पास पड़े हैं, इनकी जो कमाई हुई है, जो ब्याज का पैसा आया हुआ है, तो उसको भी जो इनकी इनकम है, इनके पास जो लोनेबल फंड्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको एक्सेस रिजर्व्स कहते हैं। उसका सीधा संबंध है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी बैंकों की उधार देने की क्षमता ज़्यादा होगी और शाख का निर्माण यानी कि उधारी ज़्यादा चढ़ जाएगी बैंकों के द्वारा। तीसरी बात है मल्टी क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये डिपेंड करता है कि कैश रिजर्व रेशो कितना है। इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशो यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर का एक फार्मूला बनाया हमने कि 1/CRR। तो CRR को हम कैसे दिखाते हैं, जितना हम परसेंटेज में दिखाते हैं। परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, जितना हमने रखा 10% है तो 10/100 लिखेंगे, अगर 20% है तो 20/100 लिखेंगे, तो 1/10/100। इसका मतलब हो गया 10, 1 गुणा में 100/10, 10 का मतलब 10 गुना, इसके मतलब 10 गुना। 10 गुना का मतलब है कि हमने 100 रुपये जमा किए तो 1000 रुपये लोन आ गया। अगर इसको हम 20% कर दें तो 500 रुपये का लोन होगा। तो इस प्रकार ये 5 चीज़ें हैं, ये प्रभावित करती हैं बैंकों के शाख निर्माण की प्रक्रिया। तो आगे की कैसेट में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।